नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा अभिवृद्धि, वृद्धि या विकास। ठीक है, तो आज हम इन दोनों शब्दों के मध्य जो अंतर है वो अंतर समझेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अपने फेस्टिवल्स को बहुत आनंदित रूप से मना रहे होंगे, अपने परिवार के साथ मना रहे होंगे। तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। जैसे कि हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो सब कुछ याद रहता है बर्थडे का, लेकिन हैप्पी दिवाली। खुश रहें, हैप्पी गोवर्धन, मस्त रहें और हैप्पी भाई दूज। ठीक है, तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है हमारा अभिवृद्धि और विकास। इन दोनों मध्य, इन शब्दों के मध्य जो अंतर क्या है वो अंतर हम समझेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आज आप मेरे साथ में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला जो शब्द है हमारा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि या हम कह सकते हैं वृद्धि। और आप सब जानते हैं ग्रोथ। ठीक, एक शब्द हुआ हमारा अभिवृद्धि, वृद्धि या ग्रोथ। तो दूसरा शब्द हमारा क्या हुआ? दूसरा हुआ हमारा विकास। ठीक है, विकास या डेवलपमेंट। अब हम इन दोनों शब्दों के मध्य क्या करेंगे? अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक शब्द के माध्यम से ही ये सारा जो अंतर है वो बताने का आपको प्रयास करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम इस शब्द के माध्यम से पूरी अभिवृद्धि को करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो इन चार शब्दों के माध्यम से बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक शब्द के माध्यम से। तो ये जो शारीरिक है ये अभिवृद्धि का दोस्त है। ठीक है, अभिवृद्धि का दोस्त है। तो ये बंदा है जो अकेला है, बिल्कुल अकेला है। और यहाँ पे जो है विकास के कौन कौन दोस्त है? तो विकास के हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो चार दोस्त आपस में, ये विकास के भी दोस्त हैं और ये आपस में भी दोस्त हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पूरी अभिवृद्धि को करने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए आप। ठीक है, तो शारीरिक, शारीरिक आकार में जो भी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिवृद्धि। तो पहला जो अंतर है हमारा, क्या अंतर हुआ कि शारीरिक रूप में या शारीरिक आकार में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है, तो पहला अगर हम अंतर देखें तो पहला अंतर आएगा शारीरिक आकार में परिवर्तन। अब आप मुझसे कहेंगे यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कि संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण प्रक्रिया में परिवर्तन कह सकते हैं, संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन कह सकते हैं। तो संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन।
आ गया समझ में आपको कि यहाँ पे सिर्फ शारीरिक आकार में और यहाँ पे इन संपूर्ण आकार में परिवर्तन होगा तो ही विकास कहलाएगा। देखिए यहाँ सिर्फ शारीरिक है, लेकिन शारीरिक यहाँ भी है साथ में। अपने को मैं फोकस क्यों कर रही हूँ कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यदि इन क्षेत्रों में जो भी परिवर्तन होता है वो विकास कहलाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, वो विकास कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आप समझिए कि लंबाई, अगर शारीरिक आकार में किस तरह का परिवर्तन होगा, तो लंबाई में, चौड़ाई में, भार में आदि में जो परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अभिवृद्धि। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में वृद्धि। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में वृद्धि होगी तो वो क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि। और किसमें, लंबाई, चौड़ाई, भार किसमें, तो शारीरिक रूप में उसके शारीरिक आकार की लंबाई, चौड़ाई आदि में जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि। लेकिन यहाँ पे अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तौर से अगर व्यक्ति क्षमता पूर्वक है, अगर ये कार्य कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि। ये चारों मिलकर के कार्य करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो कार्य क्षमता में वृद्धि। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे आएगा कार्य क्षमता में वृद्धि। अब आप मुझे बताइए कि जो शारीरिक है वो अकेला है, इसके ना इधर है ना उधर है, बंदा अकेला है, तो अकेला होगा तो उसको क्या कहेंगे, संकुचित, या है ना। तो ये छोटा है, एकदम अकेला है, कुछ भी नहीं है, तो आपस में छोटा सा इसके पास अपना घर है, अपना वो है, तो इसको शारीरिक तौर से ये अकेला है तो इसको क्या कहेंगे, संकुचित। संकुचित। लेकिन यहाँ पे तो ये 4 लोग हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो हम चारों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, व्यापक। हम इन दोनों शब्दों के मध्य अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अंतर को अगर समझेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो याद हमें रटना नहीं है, साइकोलॉजी रटने पे कभी भी विश्वास नहीं करता। हमें अगर इन बातों को समझ लिया तो ये हमें याद हो जाएंगी और हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो संकुचित है और व्यापक है। व्यापक कौन है, विकास है, और संकुचित कौन है, अभिवृद्धि। अब शारीरिक जो है इसके ना पक्ष में कोई है, ना विपक्ष में कोई है, ना पास है, ना वो है, तो ये कैसा पक्ष हुआ, तो ये पक्ष हुआ एक पक्षीय। अगर हम नंबर 4 पे बात करते हैं तो ये कैसा पक्ष हुआ, ये हुआ एक पक्षीय। ठीक, ये हुआ एक पक्षीय। लेकिन यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष भी हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में है, तो ये तो बहुत सारे हो गए। तो ये इनको अगर हम कहाँ कहेंगे इसके आधार पर, तो बहुपक्षीय। ठीक है, ये संकुचित हुआ, एक पक्षीय हुआ, व्यापक हुआ, बहुपक्षीय हुआ। अगर आप आगे बात कर लेते हैं तो आगे बात करेंगे कि क्या आप लंबाई, चौड़ाई, भार को माप सकते हैं, तो आप मुझसे कहेंगे कि हाँ बिल्कुल माप सकते हैं। तो क्या जो लंबाई, चौड़ाई, भार है वो आजीवन चलता रहता है, तो आप कहेंगे नहीं, लंबाई, चौड़ाई, भार आजीवन नहीं चलते। भार, वजन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हमारी क्या लंबाई आजीवन बढ़ती रहती है, नहीं। शारीरिक तौर पर जो लंबाई है कुछ निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, तो यही कहेंगे कि निश्चित समय के बाद में ये रुक जाती है। ठीक है, और अब ये लंबाई, चौड़ाई जो है क्या हमें दिखाई देती है, तो आप ये मुझसे कहेंगे कि नहीं ये हमें दिखाई देती है, बताइए। तो ये हमें दिखाई देती है, लंबाई, चौड़ाई, भार हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो बाहरी प्रक्रिया है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य
बाह्य स्वरूप। ठीक है, बाह्य स्वरूप। नेक्स्ट है शारीरिक, इसमें जुड़ा हुआ है, शारीरिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मानसिक तौर से अगर आप किसी से व्यक्ति से बात करेंगे तभी आपको उसको इंटेलिजेंसी का आपको पता चलेगा। सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी अगर किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, उसके पास साथ में कुछ दिनों के लिए रहते हैं, तभी हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो कितना सामाजिक है, कितना उसमें संवेग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बाह्य है व आंतरिक स्वरूप। ठीक है, अब मैंने अभी आपसे बोला था कि लंबाई चौड़ाई भार क्या आजीवन बढ़ते रहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, आजीवन नहीं बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के पश्चात रुक जाना। ठीक है, निश्चित समय के पश्चात रुक जाना या कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात रुक जाना, रुक जाना। ठीक है, आजीवन तो नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तौर से शारीरिक रूप एक निश्चित समय के आधार पर खत्म हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी आजीवन, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो हम अगर अंतर को देखें तो यहाँ कहेंगे जीवन पर्यंत। ठीक है, जीवन पर्यंत विकास जो है जीवन पर्यंत होता रहता है। जिस वक्त व्यक्ति एक अपनी मृत्यु की शैया पर होता है तब भी वो अपने जीवन से कुछ ना कुछ अधिगम कर रहा होता है। उसके दिमाग में पिछला जो अपना जीवन जो गुजर चुका है, पास्ट जो गुजर चुका है, उसके विषय में वो सोचता है जिस वक्त अपनी मृत्यु की शैया पे वो होता है कि क्या उसने गलत किया, क्या उसने सही किया, किसके साथ उसने क्या किया, क्या उसे नहीं करना चाहिए था। ये सब उस व्यक्ति के दिमाग में सारी चीज़ें एक रील की तरह घूमती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें और किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें। अपनी पढ़ाई में, अपने कार्य में, अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते रहें। तो विकास कैसा हुआ? विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अगर हम नंबर 7 पे बात करते हैं तो मैंने कहा कि लंबाई, चौड़ाई, भार आदि को माप सकते हैं, तो सीधे मापन संभव। ठीक है, अब शारीरिक इसमें जुड़ा हुआ है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से क्या आप सीधे मापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ विधियों के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। जब हम समायोजन की विधियां पढ़ेंगे, कुछ विधियों के बारे में बातचीत करेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति को देख करके, पहचान के, उससे बातचीत करके, उसको किसी भी तरह से उसकी बातचीत, विचारों से जान करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस टाइप का है, किस तरह का है, क्या सोचता है। तो हम यहाँ पर अगर कहें तो सीधे मापन संभव नहीं। सीधे मापन संभव नहीं। अब यदि आप कहें कि यहाँ पर सीधे मापन संभव है, किसमें? अभिवृत्ति में, तो कैसा मापन है? तो मापन आपको क्या कुछ किलोग्राम में, कुछ मात्रा में आता है, तो हम कहेंगे परिमाणात्मक। परिमाणात्मक, मात्रात्मक, या कह सकते हैं संख्यात्मक। ठीक है, अब आप, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मापते हैं तो 50 किलो है, 100 किलो है, 15 किलो है, 10 किलो है, कुछ परिणाम के आधार पर वो जो अभिवृद्धि है वो निकल करके आती है, क्योंकि शारीरिक रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि को आप माप सकते हैं।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें शारीरिक भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो परिमाणात्मक, परिमाणात्मक या फिर कह सकते हैं गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक, यानी गुणों के आधार पर आप इस व्यक्ति को देख करके पहचान सकते हैं और तभी क्या होगा, विकास होगा। ठीक, आगे हम अगर बात करें तो इसमें आपको सीधे मापन मिल गया, आपको परिमाणात्मक हो गया। अब अभिवृद्धि की बात करते हैं, तो क्या अभिवृद्धि में विकास निहित है? तो आप कहेंगे शारीरिक तो एक अकेला ही है, यहाँ पे कोई विकास आपको दिख रहा है? कहीं भी आपको अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं उसमें विकास दिख रहा है? तो आप कहेंगे अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है। ठीक है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं। आपने कहा कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं, क्योंकि शारीरिक रूप अकेला है। शारीरिक दोष जो है, जिसका नाम है शारीरिक, एक लड़का है इस या लड़की है, जो भी आप समझना चाहें, जिस तरह से भी आप कह सकते हैं, सिर्फ हम समझ रहे हैं एक प्रक्रिया के माध्यम से। तो शारीरिक जो है अकेला है, तो अभिवृद्धि में विकास कहीं आपको दिख तो नहीं रहा, चार पक्ष तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि विकास में अभिवृद्धि निहित है, क्योंकि जो शारीरिक दोष है वो इधर भी है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन पक्षों में अगर परिवर्तन होता है या वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और अगर विकास होगा तो विकास में अभिवृद्धि निहित है। ठीक है, तो अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है और विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ये हमने बात की है। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम 10वें नंबर पर देख सकते हैं। 10वें नंबर पे हम देखेंगे कि अभिवृद्धि कैसी होती है, तो रचनात्मक। अभिवृद्धि कैसी होती है, रचनात्मक। और विकास कैसा होता है, रचनात्मक व विनाशात्मक। ठीक है, अभी अभी समझेंगे इन बातों को, है ना। ठीक है, और रचनात्मक यदि होगी तो विवृद्धि सूचक, और इधर अगर मैं बात करूं तो विवृद्धि और ह्रास सूचक। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे मैम आपने तो रचनात्मक भी बता दिया और रचनात्मक और विनाशात्मक भी बता दिया, तो रचनात्मक कैसे हुई और विवृद्धि सूचक कैसे हुई, तो ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रचनात्मक अभिवृद्धि कैसे होती है। कुछ कवियों ने मानव जीवन की जो तुलना है वो अभिवृद्धि, यानी कि फूल, जो अभिवृद्धि को हम समझ रहे हैं तो एक फूल के समान की है। मानव जीवन की कल्पना किससे की है, एक फूल के समान की है। तो जो एक फूल होता है वो सबसे पहले एक पौधे पे कली के रूप में निकल करके आता है। तो जो ये कली है ना, ये कली, ये क्या है, ये है शेषवावस्था। इस कली को क्या कहेंगे, शेषवावस्था। अब ये कली थोड़ी सी खिल गई तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाल्य अवस्था। अब ये कली और खिल गई तो ये कली और खिल गई, तो अब इसको क्या कहेंगे,
किशोर अवस्था। ठीक है, तो ये कली थी तो इसको क्या कहा, शेषवावस्था। कली और खिल गई तो इसको क्या कहा, बाल्य अवस्था। और कली बिल्कुल और ज़्यादा खिल गई, फूल बन गया, गुलाब का फूल आपके सामने आ गया, तो अब इसको क्या कहेंगे, किशोर अवस्था। तो अभिवृद्धि जो है वो अभिवृद्धि कैसे हुई, आप एक फूल को देख करके, उसकी रचना को देख करके आप खुश होते ना, आनंद लेते ना, एक फूल आपको पौधे पे दिखाई देता है, खिला हुआ फूल दिखाई देता है। तो किशोर अवस्था भी तो एक ऐसी ही अवस्था है जिसको देख करके झूम उठते हैं। स्वर्ण काल अवस्था है, बसंत काल अवस्था है, वीर अवस्था है, बहुत प्यारी अवस्था है किशोर अवस्था, है ना। तो किशोर अवस्था में जो ये अभिवृद्धि कैसे हुई, रचनात्मकता। अब आगे आप समझिए कि मैंने आपसे कहा कि ये कली थी, फिर कली शेषवावस्था, कली थोड़ी खिली, फूल थोड़ा खिला तो बाल्य अवस्था, और अगर फिर और ज़्यादा खिला तो ये किशोर अवस्था। लेकिन क्या हमेशा किशोर अवस्था ही रहती है, एक फूल हमेशा खिलता ही रहता है, तो नहीं, आप कहेंगे वो फूल खिलता नहीं रहता, वो फूल जो है उस पौधे पे धीरे 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 मुरझाने लगता है, मुरझाने लगता है और मुरझाने लगता है, और एक दिन उसकी सारी पत्तियाँ एक एक करके नीचे गिर जाती हैं, और लास्ट में क्या बचता है, वो जो कली थी ना, वो कली एकदम मुरझा करके उस पेड़ से, उस पौधे से नीचे गिर जाती है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, खिलने वाली अवस्था मैंने आपको बताया, किशोर अवस्था। फिर आती है प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। और जब वृद्धा अवस्था होती है तो जो बच्चे होते हैं वो सब अपने काम के तौर से या अपनी नौकरियां लग जाते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वो बच्चे अपने अपने कर्म क्षेत्रों में बिजी हो जाते हैं, और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं अकेले रह जाते हैं, एक दूसरे को भी वो जब समय आ जाता है तो छोड़ कर के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो अकेला जो बंदा है, जो वृद्धावस्था में व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी एक दिन उस जीवन को समाप्त करके, उसको जो मृत्यु रूपी जो चीज़ है वो उसको अपने पास में बुला लेती है, और वो वृद्धावस्था एकदम खत्म हो जाती है। तो ये कैसी अवस्था हुई, ये अवस्था हुई विनाशात्मक अवस्था। ठीक है, तो विकास कैसा हुआ, विकास इन क्षेत्रों में संपूर्ण परिवर्तन या वृद्धि कर करके एक दिन कैसा हो जाता है, विनाश की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा रचनात्मक। अब रचनात्मक होगी तो विवृद्धि सूचक मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तो विवृद्धि सूचक है, वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते तो विवृद्धि सूचक तो है, विकास तो हुआ, शेषवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, इन अवस्थाओं में विवृद्धि तो हुई, लेकिन विवृद्धि के साथ में क्या हुआ, ह्रास भी हुआ, क्षति भी हुई। ठीक है, तो एक व्यक्ति जब चला जाएगा तो उस व्यक्ति की क्या हुई, हमारे जो जीवन में उस व्यक्ति की कमी हो गई और क्षति हुई। अगर हम कहें ह्रास को क्या कहेंगे, तो ह्रास को कहेंगे क्षति। ठीक है, ये आज हमने जो समझा, ये समझा हमने किसको, अभिवृद्धि और विकास को समझने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम जितनी भी अभी क्लासेस हमारी हुई हैं उन क्लासेस के बारे में हम बात कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि शारीरिक विकास में कौन कौन से पक्षों में आपस में संबंध पाया जाता है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आ गया है कॉम्पिटिशन्स में। यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि विकास की कौन कौन से पक्षों में संबंध पाया जाता है, तो विकास की इन संपूर्ण पक्षों में आपस में संबंध पाया जाता है। कौन कौन से हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि घनिष्ठ संबंध किसमें पाया जाता है, तो घनिष्ठ संबंध किसमें आपको पाया जाएगा, घनिष्ठ संबंध की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक और मानसिक पक्षों में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा। तो पहले जो आएगा वो शारीरिक ही आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा वो मानसिक ही आएगा। लेकिन अगर इन पक्षों की, अगर हम चारों पक्षों की अगर हम बात करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि अगर आपस में बातचीत की जाए तो आपस में अगर बात करते हैं तो ये जो घनिष्ठ संबंध तो किसमें पाया जाएगा, शारीरिक, इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा, मानसिक में, ठीक है। लेकिन ये दोनों ये नंबर 1 पे ही आएगा और ये नंबर 2 पर ही आएगा, ठीक है। लेकिन शारीरिक, मानसिक, ये तो नंबर 1 और नंबर 2 पे दोनों आएंगे, इन्होंने तो अपनी जगह स्थायित कर रखी है। लेकिन जो सामाजिक, कभी सामाजिक नंबर 3 पे आ जाता है तो कभी संवेगात्मक नंबर 3 पर आ जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों आपस में जगह को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको शारीरिक, मानसिक और फिर आपको देखना है कि किसकी क्या चेंजिंग हुई है, उस अकॉर्डिंग आप बात रख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक, संवेगात्मक। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो अभिवृद्धि और विकास को मैंने समाप्त किया। मैं यही आशा करूंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से, मेरे स्टूडेंट से, मेरे मित्रगणों से कि वो साइकोलॉजी को लेकर के किसी भी तरह से भ्रम में ना जाए। जितनी भी यहाँ पे मैं क्लासेस दूंगी बहुत ही फैक्ट्स के साथ में दूंगी। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं कंपटीशन भर्ती के अंदर, उन प्रश्नों को भी हम करने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप अच्छे से पास नहीं कर सकते और आप अपनी नौकरी में नंबर नहीं ला सकते। तो सभी के अंदर आप नंबर लेकर के आ सकते हैं। बस अपना कर्म यानी अपना कार्य करते रहें, अच्छे से घर पे पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।